वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी तरह पास्ट में जाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं या फिर आप फ्यूचर में जाकर वहां की सिचुएशन को समझकर सब ठीक कर सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन हमारी आज की मूवी में एक आदमी जो कि 43 साल का है, उसकी आत्मा किसी वजह से अपने ही 18 साल के वर्जन की आत्मा से एक्सचेंज हो जाती है। अब क्या मजा आएगा देखो, क्योंकि 18 साल की बॉडी, 43 साल की आत्मा, कितना मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम शेन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि 43 साल का है और ये साल है 2024। शेन एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है जिसकी एक पत्नी है, उसका नाम है मे, और उनका एक बेटा है जिसका नाम है रे, जो कि 18 साल का है। शेन और मे दोनों ही काम करते हैं, लेकिन बात करें शेन की तो वो वक्त से पहले काफी बूढ़ा दिखने लग जाता है। उसे बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है और साथ ही वो थोड़ा आलसी भी है। खैर दोस्तों, शेन की उसके अपने बेटे से कुछ खास बनती नहीं है। रे अपने पिता को अवॉइड करता रहता है। अब आगे शेन अपने ऑफिस के लिए निकलता है, जहां पर वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है, जिस कारण उसको अपने मैनेजर की काफी बातें सुननी पड़ जाती हैं। अब शेन के मैनेजर का नाम है जिम, तो अब जिम की डांट सुनने के बाद वो अपने काम पे लग जाता है। उसका काम है दोस्तों ऑफिस के छोटे मोटे टास्क करना, मतलब वो समझ लीजिए कि एज अ हेल्पर वो इस ऑफिस में काम करता है। जैसे किसी को कोई फाइल देना, फोटोकॉपी मशीन को ठीक करना, लाइट को ठीक करना, सॉकेट चेंज करना वगैरह। इसी बीच हम इस कंपनी के डायरेक्टर रेन को देखते हैं, जो कि अपना इंटरव्यू देते हुए बता रहा होता है कि उसकी कंपनी आजकल एक ऐसे एंटी एजिंग पाउडर को बना रही है जिसको खाने से इंसान की उम्र सच में घट जाएगी। वो कहता है कि हमने कई विदेशी साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को इस काम में लगा के रखा हुआ है और वो दिन रात एक करके इस पे काम कर रहे हैं और हम जल्दी उस पाउडर को मार्केट में उतारने वाले हैं। अब जब ये सारी बातें रेन बता रहा होता है तो बिजली का सॉकेट को ठीक करते वक्त शेन को करंट लग जाता है और वो हो जाता है बेहोश, लेकिन इससे पूरे ही ऑफिस की लाइट चली जाती है दोस्तों। तो इस तरह से शेन का पूरा दिन बीतता है। शाम को जब वो थक हार कर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका बेटा कुछ लोगों के साथ रनिंग कर रहा है, तो वो अपने बेटे को आवाज देकर बुलाता भी है। लेकिन ये सुनकर उसके बेटे रे का कोच उसके साथ शेन के सामने आ जाता है, जिसको देखकर शेन कहता है कि आप, तो रे का कोच कहता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला कि रे इतना तेज क्यों है। आखिर वो तुम्हारा बेटा जो है। याद है शेन, मैं तुम्हारा भी कोच था और तुम सभी लोगों में सबसे होनहार थे। उसी तरह तुम्हारा बेटा भी बहुत बढ़िया एथलीट है, सबसे बेस्ट है वो। लेकिन आगे कोच कहता है कि लेकिन शेन, तुमने ये अपनी क्या हालत करके रखी हुई है। मैं तुमसे बूढ़ा हूँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा बूढ़े दिख रहे हो। ये सुनकर शेन कहता है कि ये रनिंग और मैराथन वगैरह सब सही है, लेकिन मुझे लगता है रे को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारी चीजों पे। ये बातें सुनकर कोच कहता है कि ये फैसला तो तुम रे को ही करने दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर वो रे को शेन के पास छोड़कर चले जाता है और शेन रे को उसके पीछे जाने से मना करता है कि मत जाओ कोच के पीछे, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि रे अपने पिता को हमेशा अवॉइड करता रहता है, तो वो पूछता है कि एक बात बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है। तो शेन कहता है कि बेटा, ये जो 18 से 20 साल की उम्र होती है ना, इसमें अगर हम सही फैसले नहीं लेते तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ जाता है। तुम ही बताओ बेटा कि अगर तुम पढ़ाई करके 10,000 भी रैंक लाते हो तो तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अरे बाकी इस रनिंग वगैरह से क्या ही मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हें बिल्कुल टॉप पे आना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ही टफ है इसमें भी। तो रे कहता है कि अब आप ही समझ लो कि ज्यादा जरूरी और सही क्या है, क्योंकि पापा पहले आप अपनी जिंदगी तो ठीक कर लो, फिर मुझे लेक्चर देना। अब रे की ये बातें सुनकर शेन बड़ा उदास हो जाता है कि आजकल के बच्चे देखो जरा। चला जाता है वहां से। रात में वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कल रात को एक बहुत ही जबरदस्त मेटोर शोवर होगा। करीब 150 मेटोर्स 1 मिनट के अंदर दिखेंगे और ऐसा मेटोर करीब 25 साल पहले हुआ था। इसके बाद वापस से सुबह होती है। शेन रोज की तरह ऑफिस जाता है, जहां उसका दिन रोज की तरह बीतता है काम करते करते। लेकिन आज जिन अपने साथ शेन को लेकर डायरेक्टर रेन के पास जाता है। असल में दोस्तों ये शेन, रेन और जिन ये सभी हाई स्कूल में एक साथ पढ़े थे, तो सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते भी हैं। और बाकी बात करें रेन की, तो उसने शेन को इसीलिए बुलाया क्योंकि वो चाहता है कि जो एंटी एजिंग पाउडर कंपनी लॉन्च करने वाली है ना, वो अभी टेस्टिंग फेज में है। तो रेन चाहता है कि शेन उसको खाकर चेक करे ताकि इसका असर उस पे क्या हो ये वो देख सके। मतलब शेन को वो लोग एक बकरा बनाना चाहते हैं कि इस जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उसका असर क्या होगा। अब रेन तो अच्छे से जानता है कि शेन उस पे कोई केस वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि शेन रेन को अपना दोस्त मानता है, बहुत ही बढ़िया वाला। और रेन के कहते ही शेन उस पाउडर को उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे खाकर आपको जरूर बताऊंगा कि इसका असर क्या हुआ। फिर वो अपने ऑफिस से घर की तरफ जाने लग जाता है और तभी रास्ते में वो देखता है कि मीटेओर शावर हो रहा है और इसी के बारे में पिछली रात न्यूज में बताया गया था। और ठीक इसी वक्त शेन का एक्सीडेंट एक लड़के से हो जाता है जो कि दूसरी तरफ से आ रहा था दोस्तों। वो लड़का साइकिल से था और इस टक्कर से दोनों ही हवा में यहाँ वहाँ गिर पड़ते हैं, जिसके साथ ये सीन होता है कट। अब अगली सुबह जब वो उठता है ना, तो देखता है कि सब कुछ काफी अजीब है। वो अपने आप से कहता है कि मैं ये कहाँ पे आ गया, ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद वो बाहर जाता है तो अपने पिता काई चैन को सामने देखता है। अब उन्हें देख शेन को कुछ याद आता है और वो जल्दी से कैलेंडर चेक करता है तो ये साल 1999 है। और इसके बाद शेन अपनी शक्ल चेक करता है तो वो एकदम से शॉक, क्योंकि ये शेन 43 वाला नहीं
बल्कि 18 साल वाला शेन है। और ये जाहिर सी बात है उस टक्कर से हुआ होगा दोस्तों जो पिछली रात मीटोर शावर से हुआ था। लेकिन इसके पीछे असली वजह क्या है ये मूवी में नहीं बताया गया। अब शेन के बारे में आप दोस्तों ऐसा समझ लो कि शरीर भले यंग शेन का है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो फ्यूचर वाले ओल्ड शेन की है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। तो अब से हम इस शेन को यंग शेन ही बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो पहले तो वो ये जानकर बड़ा खुश होता है क्योंकि अब उसके पास मौका है अपनी जिंदगी को वापस से पटरी पे लाने के लिए। शेन के पिता काइचेन अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं। बाकी शेन अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसका बचपन का दोस्त ली उसको लेने के लिए आया हुआ है, जिसको देखकर यंग शेन बड़ा खुश होता है। अब एक 43 साल का आदमी 18 साल के लड़के की बॉडी में है तो वो अपनी बॉडी को काफी फुर्तीला महसूस कर रहा होता है। वो दौड़ते हुए स्कूल जाता है जिस दौरान उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है जिसे रेन के पिता चला रहे होते हैं। तो यंग शेन वापस से खड़ा हो जाता है और जब रेन के पिता उसको पैसे देते हैं कि जाकर डॉक्टर को दिखा लो, चोट लगी होगी तो ठीक करवा देना, तो उन पैसों को यंग शेन ले लेता है, जो देखकर रेन और ली को बड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि शेन कभी ऐसे पैसे नहीं लेता है दोस्तों किसी से भी, लेकिन आज इसने ले लिए। अब दोस्तों यंग शेन की टाइमलाइन में जो भी होगा वो यंग ही होगा, तो आप इस तरह से आराम से समझ जाएंगे। अब इस दौरान शेन, ली और रेन बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं, मतलब पहले से थे तो अच्छे दोस्त हैं वो, तो तीनों साथ में स्कूल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेन के पिता बड़े अमीर हैं, इसीलिए वो आगे चलकर एक कंपनी का डायरेक्टर बना। कौन? रेन। खैर स्कूल में एंट्री मारते ही यंग शेन देखता है कि वहाँ उसकी फ्यूचर वाइफ मे है और वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है। बाकी मे को देखकर यंग शेन उससे जाकर कह देता है कि अभी मुझे और भी जरूरी काम है तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। बाकी 5 साल के बाद हमारी शादी और 7 साल के बाद हमारा एक बेटा होगा। ये कहने के बाद यंग शेन चला जाता है और मेह तो सोचती रह जाती है कि ये शेन ने अभी क्या कहा, पागल हो गया है क्या। फिर वो कहती है हाँ ये तो पागल ही यार, कुछ भी कहता रहता है। इस तरह वो इग्नोर कर देती है उसको। और अभी मैथ्स क्लास के दौरान दोस्तों जब यंग शेन सो रहा होता है तो टीचर उसको जगाकर कहती है कि तुम्हें नींद आ रही है क्या, वो भी इस उम्र में। बेटा यही तो उम्र है कुछ कर दिखाने की, इस तरह अपने टाइम को वेस्ट मत करो। ये सुनकर यंग शेन कहता है कि मिस आप तो ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो क्लास छोड़कर चला जाता है और उसको ऐसे जाता हुआ देखकर सभी सरप्राइज होते हैं, खासकर कि मे जो कि उसकी होने वाली वाइफ है। इसके बाद यंग शेन पहले लॉटरी ऑफिस जाता है लेकिन उसको ये याद नहीं होता कि 1999 की किस डेट को कौन सा नंबर निकला था। तो अब वो स्टॉक मार्केट करने का सोचता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लिया नहीं, और वैसे भी इस तरह टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चीटिंग कहलाएगी। तो उसे तो अपनी मेहनत से कुछ करना है, ये उसके दिमाग में है दोस्तों। तब उसे याद आता है कि पिताजी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, क्यों ना उसे और आगे बढ़ाया जा सके, बड़ा करे। तो वो घर जाकर अपने पिता से कहता है कि आप मुझे अपने रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट पूरी तरह से सौंप के देखो, फिर मैं देखो उसको कैसे बहुत बड़ा करता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस तरह का इसका एडवर्टीजमेंट करना होगा, फिर आप भी आराम से रहिएगा, आप आराम से फॉरेन में घूम सकते हो क्योंकि मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब तक। तो उसके पिता कहते हैं कि अरे वाह, फिर तो मैं हवाई जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट दे दूंगा लेकिन 2 शर्तों पे। पहली शर्त, तुम कभी कोई क्लास मिस नहीं करोगे और कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आज तुम मैथ्स क्लास से उठकर बाहर आ गए थे, ये तुम्हारी क्लास टीचर ने कॉल करके मुझे बताया। तो यंग शेन अपने पिता की दोनों शर्त मान जाता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि पहले मैं अपने बाल ठीक करवाऊंगा। फिर जब वो अपना विंडोज 98 वाला सिस्टम ऑन करता है तो उसको एक मैसेंजर पर एक मैसेज मिलता है, जिसको देखकर यंग शेन दंग रह जाता है, क्योंकि पिछली रात जिस लड़के की शेन से टक्कर हुई थी वो शेन ही था। एक यंग था तो दूसरा ओल्ड था। बाकी दोस्तों जैसे ओल्ड शेन की सोल यंग शेन की बॉडी में आ गई है, उसी तरह यंग शेन की सोल ओल्ड शेन में ट्रांसफर हो जाती है। और अब हम ओल्ड शेन को देखते हैं जिसके अंदर 18 साल वाला शेन है। उस इंसिडेंट के बाद वो जैसे ही कूद कर उठने की कोशिश करता है तो वो चाहकर भी उठ नहीं पाता, उसकी कमर में दर्द हो रहा होता है, उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा ओल्ड एज शरीर में है दोस्तों, जो कि 43 ईयर का है। खैर किसी तरह ओल्ड शेन बिस्तर से उठता है और फिर जब वो डेट देखता है तो एकदम से हो जाता है पागल। पहले मिरर में खुद की शक्ल देखकर दंग रह जाता है और फिर देखता है कि घर पर कोई है। अब ये कोई और नहीं बल्कि शेन का बेटा रे है। तो ओल्ड शेन रे को तो पहले मारकर पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो और मेरे पापा कहाँ पे हैं। और रे समझ नहीं पाता कि मेरे पापा को क्या हो गया, ये इस तरह पापा पापा क्यों लगे हुए हैं, बिहेव क्यों कर रहे हैं इस तरह अजनबी वाला, और मुझे मार क्यों रहे हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो दोनों को समझाते हैं कि देखो घर में लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, फिर चाहे आप बाप बेटे क्यों ना हो, बाप बेटे को बाप बेटे की तरह रहना चाहिए, लड़ क्यों रहे हो, और अगर आगे से ऐसा हुआ तो दोनों को लॉकअप में डाल देंगे। इस तरह वो दोनों को समझा बुझा के चला जाता है, जिसके जाने के बाद ओल्ड शेन रे से कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो क्या सच में, कितने हैंडसम और स्ट्रांग हो, अब ये बताओ तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं। तो इस पर रे बोलता है कि वो तो हवाई में है। उसके बाद ओल्ड शेन कहता है कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है। तो ये सुनकर रे तो चला जाता है कि दिमाग खराब हो गया इनका, पागल हो गए ये।
माँ का नाम नहीं पता इनको, मेरी क्या, अपनी पत्नी का नाम कैसे भूल गए। इसके बाद ओल्ड शेन अपना फोन देखता है तो ये देख के बड़ा खुश होता है कि उसका अपना एक फोन है। उस स्मार्टफोन को चेक करते हुए ओल्ड शेन को एक मैसेंजर ऐप मिलती है जिसे वो जब 18 साल का था तब से यूज कर रहा था। पहले वो इसको अपने सिस्टम में इस्तेमाल करता था, इसकी वेबसाइट पे जाके मैसेज करता था। इस ऐप में ओल्ड शेन अपना पुराना पासवर्ड डालता है तो लॉगिन नहीं खुलता, क्योंकि जाहिर है दोस्तों वक्त के साथ पासवर्ड भी चेंज कर लिया होगा। इसीलिए वो फिर से एक नई आईडी बनाकर उससे अपनी पुरानी आईडी पर एक मैसेज भेजता है जो कि मिलता है यंग शेन को। अब वो इस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि हम दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो चुकी हैं, ओल्ड वर्जन और यंग वर्जन की। तो यंग शेन ओल्ड शेन को सब कुछ समझाता है जो भी हुआ। साथ ही जो यंग शेन है, मतलब जिसके अंदर ओल्ड शेन की आत्मा है, वो ओल्ड शेन को बताता है जिसके अंदर यंग शेन की आत्मा है कि तुम्हारी शादी मे से हुई है, वो तुम्हारी पत्नी है। साथ ही बताता है कि वो यहाँ वहाँ काम करती है। अब ओल्ड शेन सवाल करता है कि मैं एथलीट नहीं बन पाया क्या, वो तो मेरा सपना था। तो इस पर यंग शेन कहता है कि नहीं, हम नहीं बन पाए यार। यहाँ तक कि इस टाइम जो अब अगले 1 महीने में एक चैंपियनशिप होने वाली है ना, उसमें भी हम हार जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे या मेरे कुछ भी कह लो, लेकिन हमारे पैर में इंजरी हो गई थी और हम उस चैंपियनशिप को हार गए थे। ये सुनकर ओल्ड शेन कहता है कि मुझे अभी वापस आना होगा, ये चैंपियनशिप रेस जितना मेरा सपना है। तो यंग शेन कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ तुम्हारे फ्यूचर को सुधारने के लिए कुछ काम करना है, तो अभी तुम मेरी जगह पे रहो। इतना कह के वो लॉग आउट हो जाता है। तो देखकर ओल्ड शेन सोचता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं फ्यूचर में आ गया, अगर फिर से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पता शायद हम अपने अपने टाइम में वापस आ जाएं। ये सोचकर वो एक साइकिल से जाकर एक आदमी को टक्कर मार देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर ओल्ड शेन को ऐसे देखकर मे उसको काफी डांटती है, जिसको देखकर ओल्ड शेन एकदम से खुश रह जाता है, क्योंकि आज भी मे उसको बहुत ही अच्छी लगती है, भले ही वो थोड़ी बदल गई है। अब आगे मे ओल्ड शेन को घर लेके जाती है और जब उसे पता चलता है कि सुबह ओल्ड शेन ने रे को मारा और ये भी पूछा कि बेटा तेरी माँ का नाम क्या है, तो मैं उससे लड़ने लग जाती कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता क्या पागल हो गए थे सुबह। तो ओल्ड शेन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, वैसे तुम पहले से बड़ी सुंदर हो गई हो, काफी फनी भी हो गई हो। ये सुनकर मे का सर चकरा जाता है कि इसको सच में हो क्या गया है। दोनों ही दोस्तों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद ओल्ड शेन ने मे की तारीफ की होती है। इसी बीच दूसरी तरफ यंग शेन एक लेक रेस नाम के स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, जहां पर उसके पैर की नस खींच जाती है। फिर भी वो रेन और ली की मदद से उस रेस को पूरा करता है, जिसके कारण उसके लिए लोग काफी तालियां बजाते हैं, उसे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। अब इस दौरान यंग शेन ने एक टी-शर्ट पहनी होती है जिसमें उसने अपने पिता के रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है, जिस कारण उसके रेस्टोरेंट की भी पब्लिसिटी हो जाती है और वहाँ पे लोग भी आने लग जाते हैं। बहुत ही कम समय में इनका बिजनेस काफी बढ़िया चल जाता है। साथ ही दोस्तों हमको जानने को मिलता है कि रेस में इस तरह से नस खींचने का बहाना करना यंग शेन का प्लान था, ताकि वो अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर पाए। उसका देखो अभी मेन आइडिया ये है कि इस उम्र में अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं तो 43 तक पहुंचते पहुंचते मैं बहुत बढ़िया अमीर आदमी हो जाऊंगा। इसीलिए वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। और फिर जल्दी यंग शेन अपने पिता के साथ थिक स्ट्रीट नाम की जगह पे अपना रेस्टोरेंट शिफ्ट कर लेता है। ये सब उसके पिता ने लोन लेकर शुरू किया था। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। और अब एक रात जब यंग शेन ली के साथ कहीं जा रहा होता है ना, तभी वो देखता है कि 3 गुंडे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और उससे उसके पैसे छीन रहे हैं। इन गुंडों को मूवी में बैड बॉयज कहा गया दोस्तों, तो हम भी यही कहेंगे। तो इन बैड बॉयज को देखकर ली कहता है कि यार हमें उस लड़के की मदद करनी चाहिए, लेकिन शेन बोलता है कि फालतू में पंगा क्यों लेना यार, हम अपने रास्ते चलते हैं ना। इतना कहकर वो ली के साथ वहाँ से जाने लग जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर मे अपने दोस्तों के साथ आती है और उन बैड बॉयज को धमकी देकर उनसे उस लड़के को छुड़वाती है जिससे वो परेशान कर रहे थे। साथ ही उसके पैसे भी उसे दिलवाती है। बैड बॉयज में मिया को इतना कॉन्फिडेंट देखकर बड़ा डर सा बैठ जाता है कि जरूर ये हमसे भी बड़ी गुंडी है, और ये देखकर यंग शेन काफी इंप्रेस हो जाता है दोस्तों। इधर ओल्ड शेन की बात करूं तो वो अपने बालों को कलर करके अपना हुलिया पूरी तरह बदल देता है। फिर वो अपने बेटे रे के स्कूल जाता है पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने, जहां उसको सुनने को मिलता है कि रे असल में पढ़ाई करने कम और यहाँ पे रनिंग इवेंट्स में ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस पर ओल्ड शेन कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है, अगर उसको रनिंग और रेस पसंद है तो उसे वही करने दीजिए। अपने पिता की बातें सुनकर रे तो उनको गले लगा लेता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि उसके पिता इतने कैसे बदल गए। पहले तो वो कहते थे कि पढ़ाई करो, रेस वगैरह में क्या रखा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ओल्ड शेन कहता है कि रे को तो मैं खुद ट्रेन करूंगा। इसके बाद ओल्ड शेन अपने ऑफिस जाता है, जहां वो जिन को देखकर उसके साथ ठीक वैसी बातें करता है जैसे कि एक दोस्त के साथ की जाती है। अब जिन शेन के अंदर ये बर्ताव देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। इतना ही नहीं, ओल्ड शेन रेन को भी अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। साथ ही वो उसके केबिन की हर चीज को छूने भी लग जाता है। अब यहाँ रेन और जिन को ये लग रहा होता है कि शेन पर पक्का उस एंटी एजिंग पाउडर का असर हुआ है, क्योंकि वो ठीक उसी तरह बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो 18 साल का होने पे बर्ताव करता था। और यहाँ जब ओल्ड शेन रेन की चीजों को छू रहा होता है तो रेन थोड़ा परेशान भी हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि रेन को ओसीडी की प्रॉब्लम है। कोई भी ठीक से एक डिस्टेंस पे रखना, चीजों को अरेंज करना, सबको बराबर से रखना,
ये सब रेन की आदत होती है। और इस बीच ओल्ड शेन उस 400 मीटर चैंपियनशिप ट्रॉफी को देखता है जो कि रेन ने जीती थी, जबकि इसको तो शेन खुद जीतना चाहता था। उसको देखकर उदास होकर वो चला जाता है। ओल्ड शेन इसके बाद अपने बेटे रे को रनिंग की बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाता है और एक काम से उसका शुगर भी कम होता जाता है, जो देखकर मैं बड़ी सरप्राइज होती है। और फिर एक रात जब ओल्ड शेन रे का इंतजार कर रहा होता है ना, तो उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। और ये किडनैपिंग असल में रेन के पिता ने करवाई है दोस्तों, ताकि वो ओल्ड शेन के ब्रेन को स्कैन कर सके, ताकि उसको पता चल सके कि सच में उसकी एज कम हुई है या फिर रेन और शेन मिलकर नाटक कर रहे हैं। फिर ओल्ड शेन को बेहोश करके उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। सच में ओल्ड शेन की एज काफी घट चुकी है और वो एक जवान इंसान की तरह रिस्पॉन्स दे रहा है, ये टेस्ट में दिख जाता है। अब ये देखकर रेन के पिता बड़े खुश होते हैं और सारा पैसा इस एंटी एजिंग पाउडर पे लगा देते हैं। साथ ही वो ओल्ड शेन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें इस पाउडर के प्रॉफिट का 10% दिया जाएगा। अब जिन लोगों ने ये पाउडर बनाया होता है उन्हें काफी आश्चर्य होता है कि ये पाउडर काम कैसे कर रहा है, और वो सभी फैसला करते हैं कि हमें क्या है, अब जैसे भी काम कर रहा हो पर कर रहा है, हमें बस हमारे पैसे मिल जाएं, हम तो यहाँ से खिसक लेंगे। क्योंकि दोस्तों उन्हें खुद पता है, मतलब बनाने वालों को पता है कि ये पाउडर काम नहीं कर सकता, लेकिन वो इस तरह आश्चर्य में है कि काम कैसे कर गया। बाकी इस पाउडर की मार्केटिंग काफी अच्छी तरीके से की जाती है और यहाँ तक कि असर ना करने पर पैसे ट्रिपल करके वापस करने की गारंटी दी जाती है, जिस कारण से इस पाउडर की बिक्री पर सेल में बड़ी तेजी होती है और रेन को काफी फायदा होता है। फिर ओल्ड शेन को भी उसका 10% दिया जाता है। बाकी आगे प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद इसकी जब बिक्री बढ़िया होगी तो ओल्ड शेन को और भी ज्यादा पैसा मिलेगा, मतलब उसे 10% तो मिलेगा, साथ में और भी मिलेगा। जिसके बाद उधर आ जाइए दोस्तों यंग शेन पर। वो अपने नए रेस्टोरेंट को चलाने के लिए ली, रेन, जिन और मे की मदद लेता है, मतलब कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दिन वो सभी यंग शेन का साथ देते हैं। बाकी इस दौरान यंग शेन सभी को वहाँ खाना खिलाता है, उन्हें काम के बदले पैसे देता है, जो देखकर ली और मे कहते हैं कि हम यहाँ पे पैसों के लिए थोड़ी आए, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो यंग शेन बोलता है कि तुम सभी अभी ये चीज नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में समझ जाओगे। रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब उसमें हर चीज का फायदा हो। यंग शेन की ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती और ली, मे के साथ बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। बस जिनी वहाँ पे लास्ट बैठा होता है। इसी बीच यंग शेन के पिता वहाँ पे आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि सब कहाँ गए। तो यंग शेन कहता है कि वो सभी अभी बच्चे हैं, जल्दी समझ जाएंगे जो मैं उनको समझा रहा हूँ, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ ओल्ड शेन कुछ सोच रहा होता है दोस्तों, और तभी वहाँ पे जिन आकर कहता है कि मुझे पता है तुम अभी किसको ढूंढ रहे हो। इतना कहकर वो ओल्ड शेन को एक जगह लेके जाता है अपने साथ, जहाँ वो दोनों एक आदमी को कूड़ा वगैरह उठाते हुए देखते हैं। तो जिन उससे कहता है कि इसे तुमने पहचाना नहीं, ये अपना ली है, देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। जानते हो शेन, तुम्हें जब पैर में इंजरी हुई थी और तुम स्कूल नहीं आ रहे थे, तब कुछ पुलिस वाले क्लासरूम में आकर ली को अपने साथ लेकर गए। असल में ली ने उन 3 बैड बॉयज में से एक को सर पर डंडे से मारकर उसकी जान ले ली थी, जिसके बाद ली के पेरेंट्स ने ये शहर छोड़ दिया था। ये बात हुई थी दोस्तों। तो अब ये सुनकर ओल्ड शेन को बड़ा बुरा लगता है ली के लिए। वहीं इसी बीच ऑफिस में रेन देखता है कि उसके सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट वगैरह अपने पैसे लेकर भाग चुके हैं। उन्होंने पाउडर को मास प्रोड्यूस किया ही नहीं, जबकि प्रोडक्ट लॉन्च होने में अब 4 दिन बचे हुए हैं। उन्होंने रेन के लिए एक नोट भी छोड़ा होता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि ये पाउडर कोई असर नहीं करता, इससे कुछ नहीं होता। अब रेन की समझ नहीं आता कि क्या करूं, प्री सेल में तो माल बिक ही चुका है, उसके तहत तो अब इन पे केस होना तय है। इसीलिए इस पाउडर का रेन ओल्ड शेन को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाने का सोचता है। वो ओल्ड शेन से कहता भी है इसके बारे में, लेकिन ओल्ड शेन साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इतना तो समझता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका नाम जरूर फंस जाएगा वहाँ पे। तो रेन कहता है कि अगर तुम लीगल रैप नहीं बन सकते तो मैं तुम्हें प्रॉफिट के वो 10% भी नहीं दूंगा, याद रखना इस बात को। तो ओल्ड शेन कहता है कि जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद ओल्ड शेन घर आ जाता है, जहाँ उसको उदास देखकर मैं पूछती है कि क्या हुआ। तो ओल्ड शेन कहता है कि आज मैंने ली को देखा, उसकी हालत बहुत ही खराब है। मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखने का मन कर रहा है। तो मैं कहती ठीक है, कल जाकर उनसे मिल लो। ओल्ड शेन कहता है कि वो तो हवाई में है ना। तो इस पर मैं कहती कि हाँ, और इसी के साथ हम ओल्ड शेन को हवाई नाम के नर्सिंग होम में देखते हैं, जहाँ उसके पिता का इलाज चल रहा है। ओल्ड शेन देखता है कि उसके पिता काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उन्हें बातें भी याद नहीं रहती। अपने पिता को इस हाल में देख ओल्ड शेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस बारे में मैसेज करके यंग शेन से पूछता है, तो पता चलता है कि वो पिछले 1 साल से बीमार है और उनके इलाज के लिए शेन को पैसे चाहिए होंगे। इसीलिए अब ओल्ड शेन रेन के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो क्या तुम मुझे 20% प्रॉफिट शेयरिंग का दोगे। ये सुनते रेन मान जाता है और तुरंत सारे पेपर वर्क डन करके उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। रेन ने अपने सर का दर्द ओल्ड शेन को दे दिया दोस्तों, जिसके बारे में ओल्ड शेन को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि क्या होने वाला है। इसी बीच हम यंग शेन को देखते हैं, जिसके रेस्टोरेंट में वक्त के साथ लोग बहुत ही कम आ जाते हैं, मतलब उसका नुकसान हो रहा है। अब यंग शेन को पता है दोस्तों कि इस जगह पे
यानी थिक स्ट्रीट में लगभग इसी समय किसी अमीर बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद ये जगह काफी डेवलप हो गई थी। अब कुछ देर के बाद उस बिजनेसमैन के साथ रेन के पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिनसे यंग शेन मिलता है और उन्हें अपनी दुकान में इन्वाइट करता है। मगर तभी वो बिजनेसमैन देखता है कि एक डक उसकी तरफ आ रही है। अब वो डक से डरता है तो उससे भागकर वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता है। जिसके कुछ दिनों के बाद यंग शेन को पता चलता है कि इस डक वाले इंसिडेंट के चलते वो बिजनेसमैन थिक स्ट्रीट में नहीं बल्कि थिन स्ट्रीट में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि काफी अजीब है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ था। अब ये बातें आपको समझ आ रहा है ना यंग शेन को क्यों पता है ना, क्योंकि उसके अंदर 43 ईयर का शेन की आत्मा बैठी हुई है, तो उसको पता है कब कहां से क्या हुआ। लेकिन यहाँ इस बार थिक स्ट्रीट की जगह थिन स्ट्रीट में वो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि थोड़ा अजीब है, यानी कि पास्ट में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं। खैर इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं जब एक शाम यंग शेन से मिलने के लिए रेन के पिता आते हैं। उनको देखकर यंग शेन को याद आ जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। असल में वो यहाँ पे यंग शेन को ये बोलने के लिए आए हैं कि वो कल होने वाली 400 मीटर रेस चैंपियनशिप में पार्ट ना ले, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा रेन इस चैंपियनशिप को जीते, और इसके बदले उन्होंने शेन को पैसे भी दिए। लेकिन दोस्तों शेन ने उसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि इस रेस को जीतना उसका सपना है। बाकी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो रेन के पिता दूसरा तरीका अपनाते हैं। उंगली टेढ़ी करके बैड बॉयज को पैसा देकर कह देते हैं कि शेन को रेस वाले दिन कैसे भी करके रोक दे, और उन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों। तब वहाँ पर ली आकर शेन की मदद करने लगा, उन बैड बॉय से लड़कर उनको रोकने की कोशिश करने लगा। मगर वो लोग जब शेन को भागने नहीं देते तो शेन भी ली के साथ उनसे लड़ने लग जाता है, और इसी समय शेन के पैर पर एक बैड बॉय फिर मार देता है। इससे उसके पैरों में इंजरी हो जाती है और वो चाहकर भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ये सीन हुआ था पहले, तो अब ये सारी चीजें होने वाली है। ये बात यंग शेन को पता है, इसीलिए वो रेन के पिता को देख उनसे सब कुछ कह देता है, मतलब वो सब कुछ जो वो उससे कहने के लिए आए हुए थे। साथ ही वो कहता है कि मैं इस रेस में अगले साल भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मुझे आप ये पैसे दे दीजिए। ये देख रेन के पिता कहते हैं कि तुम सच में अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को थिक स्ट्रीट से थिन स्ट्रीट में शिफ्ट कर दूंगा। जो सुनकर यंग शेन खुश हो जाता है। अब आ जाइए दोस्तों ओल्ड शेन की तरफ, जो कि ली से मिलने जाता है और उसे अपने साथ अपनी कंपनी लेकर आता है। वो ली से कहता है कि तुम आज से मेरे साथ काम करोगे, मैं इस कंपनी के नए प्रोडक्ट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब वो ली को अपने साथ वो प्रोडक्ट दिखाने के लिए लेके जाता है, जो कि 2 दिन में लॉन्च होने वाला है। और वहाँ पर ओल्ड शेन देखता है कि कोई पाउडर नहीं है, बल्कि उसकी जगह खाली डब्बे पड़े हुए हैं। ये देखकर ली उससे कहता है कि शेन तुम अभी तक नहीं बदले। इतना कहकर वो चला जाता है। इसके बाद ओल्ड शेन गुस्से में रेन के पास जाता है, जिससे वो इस बारे में पूछता है। तो रेन कहता है कि मैंने टेस्टिंग के लिए तुम्हें ये पाउडर खाने को दिया था, और तुमने नाटक करके सभी को विश्वास दिला दिया कि तुम एकदम जवान हो गए हो, तो मैंने भी इसमें तुम्हें फंसा दिया। बताओ बदला पूरा हुआ, और अब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा, होगा तो सिर्फ केस, और वो भी तुम पे, क्योंकि तुम्हारा फेस है। मैं तो कोई दूसरी कंपनी शुरू कर लूंगा। ओल्ड शेन कहता है कि तुम ऐसे हो जाओगे मैंने सोचा नहीं था कभी, और मेरी छोड़ो, कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो जो तुम्हारे लिए ये काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी। तो इस पर रेन हंसते हुए कहता है कि वो लोग नहीं है बल्कि मेरे एम्प्लॉयज है, समझे। वो अब जहाँ भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ बिजनेस करने बैठा हूँ, कोई रेवड़ी बेचने नहीं। रेन के जाने के बाद ओल्ड शेन को बड़ा गुस्सा आता है कि किस तरह का आदमी है यार ये, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है दोस्तों। और इधर यंग शेन को हम थोड़ा सा परेशान देखते हैं, जिससे रेन बोलता है कि मेरे पापा को जो चाहिए होता है ना, उसे वो हासिल करके रहते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड शेन अपने पिता से मिलने जाता है, जो कि उससे कहते हैं कि बेटा कल तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ना फील्ड ट्रिप के लिए, लो ये पैसे रख लो, नहीं तो मैं फिर तुम्हें देना भूल जाऊंगा। वो ओल्ड शेन को एक कागज मोड़ कर देते हैं, जिसको देखकर ओल्ड शेन बुरी तरह टूटकर रोने लगता है और सोचता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे माता पिता तब भी हमारे बारे में सोचते रहते हैं। खैर इसके बाद ओल्ड शेन को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो यंग शेन से बातें करता है। उससे कहता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी तुम बताओ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। तो यंग शेन कहता है कि नहीं करूंगा। रेन के पिता मुझे लालच देने के लिए आए थे कि मैं इस टूर्नामेंट में भाग न लूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। असल में दोस्तों हमने देखा था ना कि रेन के पिता से यंग शेन ने पैसे ले लिए थे, जिसके बाद रेन के पिता ने कहा था कि तुम अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो, अक्सर इस तरह के फैसले लेकर हम अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं। तो इस पर यंग शेन ने बाद में कह दिया था कि इस तरह के फैसलों को लेकर मुझे फ्यूचर में कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकता, और वो उन्हें मना करके चला जाता है। बाकी यंग शेन के पिता नए रेस्टोरेंट का किराया नहीं दे पाते, इसीलिए वो बंद हो जाता है। बाकी वो खुश होते हैं और यंग शेन से कहते हैं कि पुराना रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन वहाँ पे मुझे अपनापन महसूस होता था, चिंता मत करो, मैं लोन वगैरह संभाल लूंगा, तुम बस अपनी रेस पे ध्यान दो। और दोस्तों अब शेन प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है, तो उसका साथ देने के लिए ली और मे आते हैं, जिन्हें इस कठिन समय में साथ देखकर यंग शेन बड़ा खुश होता है। अब ये जो बातें थी ये हो चुकी हैं,
तो यही सारी बातें यंग शेन से जब ओल्ड शेन सुनता है तो वो भी निकल जाता है अपना बदला लेने और रेन को रोकने के लिए, जिसमें उसका साथ उसकी पत्नी मे और रे देते हैं। वो रे से बताता है कि प्लान यह है कि आज प्री सेल की फुल पेमेंट आने वाली है, जिसको लेकर वो रेन भागने वाला है। हमें उसके ऑफिस में घुसकर उसको रोकना है ताकि वो ये कर ना पाए। इन पैसों में से मैं उन सभी को देकर कंपेंसेट कर दूंगा जिन्होंने ये पाउडर खरीदा था, और इस पर मुझे कोई केस भी नहीं होगा। मैंने इसीलिए रेन को बात करने के लिए एक जगह पे बुलाया जहां मेरे बदले मे जाएगी और उसे उलझा के रखेगी। इसी बीच यंग शेन जब अपनी रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहा होता है तभी उसका रास्ता वही बैड बॉयज रोक देते हैं, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रेन के पिता ने इन लोगों को शेन को रोकने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये काम खुद रेन का होता है दोस्तों, जो कि इस रेस में जीतकर खुद को अपने पिता के सामने लायक साबित करना चाहता है। वो जानता है कि शेन ही उसको हरा सकता है, इसीलिए उसने ऐसा किया होता है। अब शेन तो पहले उन 3 बैड बॉयज से भागकर उनको चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। तो यंग शेन उनको एक कैसेट दिखाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बीच की केमिस्ट्री देखकर समझ चुका हूँ कि तुम तीनों ये सब काम छोड़कर अपना बैंड शुरू कर सकते हो। अब ये देखकर वो बॉयज एकदम से खुश हो जाते हैं और वो अपना बैंड शुरू करने का फैसला करते हैं। इस तरह से वो यंग शेन को जाने देते हैं, जिसके बाद तो यंग शेन रेस के मैदान में पहुंच जाता है दोस्तों, जहां उसको देखकर ली बड़ा खुश होता है। अब यहीं आ जाइए दूसरी तरफ, तो ओल्ड शेन अपने बेटे रे के साथ ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डेटा रेन ने पहले ही डिलीट करवा दिया था, इसलिए गेट नहीं खुल पाता। इधर रेन से मे मिलती है, वो रेन से कहती है कि शेन कुछ देर में आएगा। अब जितनी बार भी ओल्ड शेन अंदर घुसने की कोशिश करता है उतनी बार रेन को फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये देखकर रेन जब जानने की कोशिश करता है तो मे को उसकी ओसीडी के बारे में रिकॉल हो जाता है कि अच्छा इसको तो ये भी प्रॉब्लम है, तो वो वहां पे रखी हुई हर चीज को बिगाड़ देती है, जो देखकर रेन खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें ठीक करने में लग जाता है। इस तरह मे उसको काफी देर तक फंसाए रखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जब मे जल्दी से ऑफिस पहुंचती है तो उसे ओल्ड शेन बताता है कि मैं अंदर घुस ही नहीं पा रहा हूँ, उसने मेरा एक्सेस डिलीट करवा दिया है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे रेन कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। वो कहता है कि मैं नोटिफिकेशन देखकर समझ गया था कि ये तुम्हारा काम है, जो तुम करना चाहते हो ना वो कर नहीं पाओगे। इसी बीच वहां पर हम ली को देखते हैं, जो कि फिर से पूरी फुर्ती के साथ शेन का साथ देने और रेन के गुंडों से लड़ने के लिए आ जाता है। और अब ली को नए रूप में देखकर ओल्ड शेन कहता है कि अरे तुम तो कूड़ा उठाते थे ना। तो ली कहता है कि साले तू उठा कूड़ा, मेरा काम तो इंटरनेट कैफे का है, जो कि मेरा सपना था। अब ये देखकर ओल्ड शेन समझ जाता है कि यंग शेन ने हिस्ट्री को बदल दिया है पास्ट में, तभी तो ये फ्यूचर बदल गया। मतलब कि यंग शेन ने बैड बॉयज को बिना लड़े रोक दिया, तो वो यंग शेन को इंजर्ड नहीं कर पाए, और जब ये नहीं हुआ तो ली ने भी बैड बॉयज में से किसी को नहीं मारा। अब ना ली ने मारा ना उन्होंने ली को मारा, तो कोई बीमारी नहीं हुआ, किसी को चोट ही नहीं लगी। इस तरह ना कभी ली जेल गया ना उसका भविष्य बर्बाद हुआ। खैर रेन इन लोगों को गुंडों में उलझाकर खुद ऑफिस के अंदर चला जाता है ताकि वो सारा पैसा अपने ऑफिस के सिस्टम से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे और यहाँ से निकल सके। तो ओल्ड शेन और बाकी सभी मिलकर उन गुंडों को मारते हैं और ओल्ड शेन दौड़ते हुए रेन के पीछे चला जाता है। रेन जल्दी से अपने केबिन के दरवाजे को बड़ी टाइट से बंद कर देता है, उस पर ट्रॉफी फंसा देता है जो कि उसको रेस जीत कर मिली थी। इसी के साथ यंग शेन भी रेस को जीत जाता है। अब दोस्तों ये ट्रॉफी यंग शेन को मिल जाती है, और जब ट्रॉफी यंग शेन को मिल गई तो पास्ट चेंज हो गया, फ्यूचर भी चेंज हो गया, यानी कि वो ट्रॉफी कभी रेन को मिली नहीं, तो जो ट्रॉफी उसने दरवाजे पे लगा के रखी हुई थी वो गायब हो जाती है और वो चली जाती है शेन के घर में, जिसके साथ ओल्ड शेन भागते हुए रेन के ऑफिस में घुस जाता है और उसके सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके उसे रोक लेता है पैसे ट्रांसफर करने से। सब कुछ बढ़िया होता है। कुछ दिनों के बाद दोनों ही शेन यानी कि ओल्ड और यंग दोनों ही टीवी पर वही मेटेओर शावर वाली न्यूज देखते हैं, जो कि 1999 और 2024 में 25 साल के गैप में हुआ था। यानी कि जब दोनों शेन की सोल एक्सचेंज मेटेओर शावर के दौरान एक्सचेंज हुई तो उस इवेंट के थोड़े दिन पहले वो चले गए थे, और फिर दोस्तों वो इवेंट भी अलग डेट पे हुआ क्योंकि दोनों ने मिलकर कुछ बदल दिया होता है। उसका वैसे हमें कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिला, लेकिन इस मेटेओर शावर के दौरान दोनों ही शेन उस जगह पे जाते हैं जहां दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मानो कि दोनों टाइमलाइंस एक हो गई हो। दोनों की सोल वापस उनके अंदर चली जाती है और ओल्ड शेन यंग शेन से कहता है कि हम दोनों ने ही अच्छा किया, बाकी जाओ तुम्हारा इंतजार ली कर रहा है। यंग शेन चला जाता है, जिसके जाने के बाद ओल्ड शेन से मिलने उसका भी ओल्डर वर्जन आता है और वो ओल्ड शेन से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो भी तुम लोगों ने किया उससे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन हमने अच्छा किया जिंदगी में, हम खुशी से जिए। ये सुनकर ओल्ड शेन को थोड़ा राहत मिलती है,
और वो अब अपना खुद एक नया रेस्टोरेंट शुरू करता है अपने पिता की तरह। बाकी बैड बॉयज ने भी अपना बैंड शुरू कर दिया था जो कि आज पॉपुलर है। रेन की बात करें तो वो पैसे लेकर भागने वाला था, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ लेती है। बाकी शेन के पिता काफी अच्छे हो गए, उनका इलाज उसी नर्सिंग होम में चल रहा है, लेकिन अब शेन उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से ख्याल रखता है, साथ ही अपने बेटे रे का सपोर्ट करता है। वो भी उसी तरह का एथलीट बनना चाहता है दोस्तों जिस तरह कभी शेन बनना चाहता था। आप 18 साल के हो या 43 के, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। कोई उम्र ज्यादा नहीं होती कुछ भी काम करने के लिए, कोई सपना देखने के लिए। शेन को ही ले लो, वो एथलीट नहीं बन पाया तो उसने अपना एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया। इस तरह अगर आपका कोई सपना अधूरा रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। आप उदास होकर बैठ जाओ, जिंदगी के सामने हार मान लो, उठो, खड़े हो, जो परिस्थिति है उससे लड़ो यार और वापस से कुछ करके दिखाओ, क्योंकि जब तक जिंदगी तब तक ये जंग चलती रहेगी, है ना। यही स्वीकारने योग्य है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।